से एक वीडियो लेकर आई हूँ। हमने भूगोल पढ़ा, हमने इतिहास पढ़ा, अब हम जो है नागरिक शास्त्र के अंतर्गत अध्याय जो 12 है आपका, वो लेकर आई हूँ और उसमें हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान। संविधान के बारे में हम सब जानते हैं, अभी तक आप 10वीं क्लास में आए हैं तो जानते होंगे संविधान क्या है और हमें क्यों आवश्यक है, ये सारी चीज़ें लगभग। और इस अध्याय में हम बड़े विस्तार से इसको अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं सबसे पहले कि संविधान क्या है ना, क्या है तो उसकी बात करते हैं मोटे अर्थों में। वैसे बड़े जो पारिभाषिक और आडंबर वाले शब्दों का उपयोग ना करके सीधे सरल शब्दों में अगर अपन बात करें तो किसी देश का संविधान देश की राजनीतिक व्यवस्था का ढांचा निर्धारित करता है। अर्थात ये वो आईना होता है किसी देश के आदर्शों का, किसी देश के नियमों और कानूनों का। पूरा एक शीशा, एक आईना होता है। किसी देश के संविधान को पढ़कर हम उस देश की व्यवस्था को समझ सकते हैं कि वहाँ कैसा शासन है, लोकतांत्रिक शासन है या संसदीय है, अध्यक्षीय है, धर्मनिरपेक्ष है, कैसा शासन है, ये सारी चीज़ें, या अध्यक्षात्मक है। तो ये सारी चीज़ें हम किसी संविधान को अध्ययन करके पढ़ सकते हैं। तो भारतीय संविधान की जब बात होती है, हमने कहा कि क्यों आवश्यक है, क्योंकि वह उस देश की राजनीतिक व्यवस्था को चलाने के लिए। अगर किसी देश में संविधान नहीं होगा तो वहाँ चारों तरफ अराजकता फैल जाएगी, क्योंकि हर व्यक्ति अपने अधिकारों का उपयोग करेगा लेकिन कर्तव्यों से मुंह मोड़ लेगा। ठीक है ना, कि एक डार्विन वाला सिद्धांत कि योग्यतम की विजय वाला सिद्धांत शुरू हो जाएगा। बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाएगी और कोई रक्षा करने वाला नहीं होगा। तो ऐसे ही समाज में भी बहुत सारे शक्तिशाली लोग जो है निर्धन और गरीब और असहाय व्यक्तियों को नुकसान ना पहुंचाएं, वो भी अपना जीवन गरिमा में पूर्ण जी सकें, इन सब चीज़ों के लिए संविधान की आवश्यकता होती है। अब हम देखते हैं अवधारणा और आवश्यकता की बात जो कर रहे थे, तो मैंने बताया क्यों आवश्यक है। तो शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए एवं शासन के सभी अंगों की शक्ति के अधिकार तय करने हैं। तो इसका मतलब क्या है, शासन की जो अंग हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, इनके अधिकार और शक्तियां तय करने के लिए कि कोई भी एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप ना करें, तीनों स्वतंत्र रूप से अपना कार्य कर सके एक दूसरे का सहयोग करते हुए, है ना। तो इसके लिए उनके अधिकार क्या होंगे, कर्तव्य क्या होंगे, क्या कार्य क्षेत्र है, कितनी शक्तियाँ किसको प्राप्त हैं, कौन से अंग को, ये सारी चीज़ें संविधान के अंदर लिखी हुई होती हैं। ठीक है, और हम देखेंगे कि संविधान में विश्व के समस्त उच्च आदर्शों का समावेश होता है। जो सबसे अच्छी अच्छी चीज़ें हैं हमारे संविधान में, विदेशों के जितने भी संविधान थे उनकी सभी अच्छी अच्छी वस्तुएं हमारे संविधान निर्माताओं ने ली थी। कहीं से अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए, है ना, आयरलैंड से नीति तत्व लिए, रूस से कर्तव्य लिए, कनाडा से अवशिष्ट शक्तियाँ, संघीय शासन लिया। तो सभी से कहीं ना कहीं अच्छी अच्छी चीज़ें जो थी वो हमने ली हैं। ब्रिटेन से विधि का शासन लिया, है ना, और संसदीय प्रणाली ली है। तो भारत के जो निर्माता थे उन्होंने देखा कि विदेशों में जो अच्छे अच्छे आदर्श थे उनको अपने भारतीय परिवेश में जो समाहित हो रहे थे, उन आदर्शों को अपने संविधान में उन्होंने शामिल करने की कोशिश की है। और संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, इसके बारे में हम पढ़ें तो संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा ही हुआ था, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार द्वारा नहीं हो पाया था, क्योंकि बहुत देरी हो रही थी, वैसे ही बहुत देर हो चुकी थी। तो उस समय तात्कालिक जो प्रांतीय विधानसभाएं थी उनके सदस्यों के द्वारा इन मेंबर्स को चुना गया था, और मेंबर्स चुनते समय बहुत पारदर्शिता रखी गई थी। सभी जाति वर्ग को, संप्रदाय को प्रतिनिधित्व उसमें देने की कोशिश की गई थी। जनसंख्या के अनुसार से वहाँ प्रतिनिधि चुने गए थे। लगभग 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना गया था, और जो बड़े बड़े संप्रदाय थे, सिख है, मुस्लिम है, सामान्य वर्ग में बांट दिया था, और सभी को जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की गई थी। तो इसी क्रम में जो हम देखेंगे 292 प्रांतों के सदस्य थे, 93 देसी रियासतों के, जो समय रजवाड़े थे, जो राजघराने थे, उनके लोगों के लिए, और 4 कमिश्नरी प्रतिनिधि थे। कुल 389 मेंबर थे संविधान सभा में। ठीक है, अब जब पाकिस्तान अलग हो गया, विभाजन हो गया, तो उसके बाद चूंकि मुस्लिम लीग उससे अलग हो गई, तो हमारे पास सिर्फ 299 सदस्य बचे हुए थे विभाजन के बाद। ठीक है, और 26 नवंबर 1949 को 284 मेंबर्स ने जो है संविधान के ऊपर हस्ताक्षर किए, जब हमारा संविधान अंगीकृत किया गया था तब। तो गठन कैसे हुआ था, ये सब हमने पढ़े। गठन कैसे हुआ था संविधान सभा का, कौन कौन लोग थे, तो लगभग जो स्वतंत्रता आंदोलन के अग्रणी भूमिका निभा रहे थे, जो नेतृत्व करता थे आंदोलन के,
वही सब इसके मेन संविधान सभा में मेन रोल उन्होंने निभाया है। हम बात करें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे अध्यक्ष थे और बाद में ये प्रथम राष्ट्रपति बने, नेहरू जी, ये भी बहुत भूमिका इनकी रही, कई विशेष समितियों के अध्यक्ष रहे हैं, उद्देश्य का प्रस्ताव इन्होंने रखा और बाद में ये भारत के पहले प्रधानमंत्री भी बने। अम्बेडकर थे जो हमारे कानून मंत्री बने और इनका पूरे संविधान के निर्माण में बहुत ज़्यादा योगदान है। हमने इनकी मूर्ति अक्सर संविधान की किताब लिए हुए देखते हैं, है ना। तो ये भी, और सरदार पटेल जो है वो भी उनकी भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इसमें रही है ना। और मौलाना आज़ाद के, मुंशी डी.पी. खेतान आदि बहुत सारे मेंबर्स थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी, अयंगर, ये सारे लोग जो है इसमें शामिल थे जो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। सरोजनी नायडू और विजयलक्ष्मी पंडित, ये सरोजनी नायडू और विजयलक्ष्मी पंडित जो है वो महिला सदस्य थी। कहने का अर्थ है कि सभी देश के सभी विभिन्न कोनों से, विभिन्न संप्रदाय के, विभिन्न वर्गों के लोग जो है, अल्पसंख्यक वर्ग को भी शामिल किया गया था, बहुसंख्यक वर्ग को भी महिला सदस्य थी, है ना। सभी भारत के विभिन्न कोनों से इसमें जो है सम्मिलित करने की कोशिश की गई थी। इसीलिए कहा जाता है कि भारतीय संविधान सभा एक कहेंगे कि बहुत ही प्रतिनिधि सभा थी कि आम व्यक्ति ने इसको जुड़ा हुआ पाया और इसकी कार्यविधियों में अखबार वालों को और आम जनता को भी प्रवेश का पूरा अधिकार था, वो भी जाकर कार्रवाई को देख सकते थे। बहुत लंबी प्रक्रिया चली, करीब लगभग 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में जो है हमारा ये बन के तैयार हुआ। लेकिन इतना लंबा समय क्यों लगा? क्योंकि एक एक मुद्दे पर बहुत गहराई से विचार विमर्श किया गया कि भारत बहुत ही विविधता वाला राष्ट्र था, बहुसंख्यक राष्ट्र था, विभिन्न जाति, धर्म, संस्कृति के लोग यहाँ पर विद्यमान थे। तो ऐसा ना हो कि संविधान बनाने के बाद कोई भी वर्ग ऐसा महसूस करे कि उसको अपने आप से संविधान से जोड़ के ना देखे और कटा हुआ महसूस करे। तो ये सारी चीज़ों का उसमें शामिल की गई थी और इसीलिए इतना वर्ष लगा था। कई वाचन हुए, कई वो बैठकें हुई। तो पहली बैठक जो हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का पहला अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। उसके ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका स्थायी अध्यक्ष चुना गया था और बाद में वही भारत के राष्ट्रपति बने, जो 2 बार राष्ट्रपति रहे। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में ये बनकर तैयार हुआ था। इसमें कुल 11 अधिवेशन हुए थे और 166 बैठकें हुई थी। बहुत सारी समितियाँ थी, समितियों के अपने काम थे, उन पर बहुत बहस हुई। सभी विषय विशेषज्ञ जिस समिति से रिलेटेड जिसको अनुभव था उनको इसमें शामिल किया गया था। तो 26 नवंबर 1949 को नागरिकता, निर्वाचन और अंतरिम संसद जैसे विषयों को तुरंत प्रभाव से लागू करके ये संविधान जो हमारा 26 नवंबर को अंगीकृत कर लिया गया था। लेकिन पूर्ण रूप से जो लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया था। तो कुछ काम अभी भी बाकी थे, जैसे कि 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति, राष्ट्रगान, ऐसे कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें बाद में लागू की गई थी। और इस तरह 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान बनकर पूरा हुआ और ये विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और बहुत ही बिरला संविधान है। हमारा संविधान नमनीयता और कठोरता का अनूठा मिश्रण है। इसमें सभी को विविधता की झांकी भी जो दिखाई देती है। अब बात करेंगे प्रारूप समिति। तो जो समिति थी हमारी, उसमें बहुत सारी समितियां थी काम के लिए। प्रक्रियागत 10 समितियां थी, तथ्यगत 8 समितियां थी, विभिन्न मुद्दों से संबंधित कई समितियां बनाई गई। इन सभी समितियों को प्रतिवेदन और रिपोर्ट देनी थी। इन पर सब ड्राफ्टिंग का जो काम था वो प्रारूप समिति कर रही थी और प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। इसीलिए इनको कहा जाता है कि मेन रोल इनका इसमें था। तो ये तो हो गई प्रारूप समिति तक हम बात करें। फिर है उद्देश्य का प्रस्ताव। भारत का जो उद्देशिका है वो पूरे संविधान का आईना है, उसको पूरे संविधान की कुंजी कहा जाता है। उसमें जो पहला शब्द है कि हम भारत के लोग, यानी कौन इसको स्वीकार कर रहा है? भारत के सभी लोग इस संविधान को अंगीकार कर रहे हैं। और जब हम सभी मिलकर इसको अंगीकार कर रहे हैं तो फिर क्यों कर इसकी उपेक्षा होगी, क्यों कर इस पर विवाद होगा। हमारा संविधान कठोर इसलिए है क्योंकि इसमें आसानी से परिवर्तन नहीं हो सकता, लेकिन लचीला भी है। ऐसा भी नहीं कि आने वाली परिस्थितियों के अनुरूप इनमें कोई परिवर्तन ना किया जा सके। तो उसके उद्देश्य का प्रस्ताव की जो बात थी कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समता
प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए और दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को मिति मार्ग सप्लीमेंट सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अब आप देखो इसमें क्या क्या आ गया, धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, बंधुत्व को बढ़ाने वाली, कल्याणकारी, है ना, ये सारी चीज़ें, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, दृढ़ राज्य, ये सारे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर थे वो इसमें शामिल किए गए हैं। और 1976 में 42वें संविधान द्वारा इस उद्देश्य का प्रस्ताव में समाजवादी, लोक कल्याणकारी और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे और इसको पूर्णता प्रदान की गई थी। तो वो कहने का अर्थ है हमारी जो उद्देशिका है वो एक आईना है पूरे संविधान का, उसको पढ़कर हम पूरा अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत का संविधान क्या है ना। तो इसके साथ ही ये वाला वीडियो भी समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम इसकी विशेषताओं को लेकर आएंगे और इस पर चर्चा करेंगे। नमस्कार सभी को, ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए।